मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ दो मेहमान हैं, जय भीम प्रकाश हैं जो एडवोकेट हैं पेशे से, और मेरे साथ उनकी मिसेज हैं नीलम बौद्ध जो पत्रकार हैं और आप उनके चैनल को बहुत लाइक करते हैं, उनके वीडियो को बहुत लाइक करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के नाहरपुर में घटना घटी थी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कई वर्षों पुरानी मूर्ति, कई दशक पुरानी मूर्ति जो है वो DDA द्वारा अपने दूसरे सरकारी सिस्टम के द्वारा हटा दी गई। उसके लिए तमाम बहुजन समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैडम उस आंदोलन को कवर कर रही थी, उनके साथ घटना घटी, उनका मोबाइल छीन लिया गया, बदतमीजी की गई। सवाल मोबाइल छीनने तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बदतमीजी की गई। पूरा मामला क्या, जानने की कोशिश करते हैं। नीलम जी बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कि पूरा मामला क्या था, आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, कवर कर रहे थे, हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, घटना है 8 मई की। जी 8 मई को सुबह वहाँ पर पिछले कई दिनों से मतलब प्रोटेस्ट चल रहा था बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर पास कर दिए गए थे उस मूर्ति को हटाने के लिए, जो कि रविदास मंदिर और पास में ही अंबेडकर भवन है और उसी के पास में DDA का पार्क है। DDA के पार्क में पिछले जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 20-23 साल से वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी और वहाँ पर जो ज़मीन है उसको लेकर विवाद था। जो गाँव के लोग हैं नाहरपुर के, वो कह रहे थे ज़मीन हमारी है, पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं DDA का दावा था कि ये ज़मीन हमारी है। तो हाई कोर्ट से ऑर्डर पास होता है तो हाई कोर्ट DDA के फेवर में ये फैसला सुनाती है और DDA ने सुबह 9 बजे, सुबह 9 तारीख को, सुबह 8 मई की बात, DDA ने सुबह 8 तारीख को लगभग 4 बजे बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया। और जब मूर्ति वहाँ से हटी तो गांव की जो महिलाएं थी, लोकल थी, जो बहुजन समाज की महिलाएं थी, वो वहाँ पर पहुँची। आनन फानन में पुलिस ने ना उनसे कुछ पूछा, ना ही कोई सवाल किए, और पुलिस वालों के साथ में ना ही कोई महिला पुलिसकर्मी थी। उन्होंने 4-5 महिलाओं को वहाँ से अरेस्ट किया और रात के ही अंधेरे में उन महिलाओं को वहाँ से उठाकर ले गए। जब महिलाओं ने सवाल किया कि हमें आप यहाँ से क्यों उठाकर ले जा रहे, किस आधार पर ले जा रहे, तो पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है और उन्हें सुबह के 11-12 बजे तक ऐसे ही घुमाया गया और फिर लाकर वहीं पर जहां से उन महिलाओं को उठाया था उस पार्क के सामने अंबेडकर भवन है, वहां पर उनको छोड़ दिया गया। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। जिस तरह से एक संगठन है, वो क्या नाम है, नवाब सतपाल जी का, भीम सेना, उसके भी कुछ लोग पहुँचते हैं, सामाजिक संगठन के और भी लोग आते हैं आस पड़ोस के। तो वहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनकी एक मांग होती है कि जब तक जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटाया गया है, प्रशासन सहज सम्मान उस मूर्ति को दोबारा से स्थापित नहीं करेगा, हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते रहेंगे। सिर्फ ये बात चल रही थी। वहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी थे, भाई साहब भी थे, हम भी उसको कवर कर रहे थे, पुलिस के भी कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे। तो जब ये घटना वहाँ पर चल रही थी, लोग किसी तरह के उग्र नारे नहीं लग रहे थे, किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं हो रहा था, बल्कि पीसफुली लोग वहाँ पर बैठे थे और उनकी वही डिमांड थी कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति दोबारा नहीं लगेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन तुरंत होता है क्या है कि मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बज रहे होंगे दोपहर को, 9 तारीख की घटना है, तो IO होता है, वो तुरंत अनाउंस करता है कि भाई यहाँ पर 144 धारा लगी हुई है और आप लोग यहाँ से सभी हट जाइएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि वहाँ पर 144 धारा नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ये अनाउंस हुआ और जिस तरह से लोग अपने आप चर्चा कर रहे थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, तो पुलिस वालों ने तुरंत वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया। और उसी कड़ी में हम भी, मैं और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, हम अपना NB न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से कवरेज कर रहे थे। और जो पुलिस का व्यवहार वहाँ पर रहा, एक तरफ से उन्होंने जैसे अनाउंस किया उसके बाद में तुरंत लाठी चार्ज किया, तो हम उसी की कवरेज वहाँ पर दिखा रहे थे। तो जिस तरह से पुलिस वाले हमारे सामने आ रहे थे, जैसे कैमरा चल रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। लेकिन एकदम से पीछे से एक पुलिस वाला आता है, उन्होंने जय भीम प्रकाश जी को जोर से धक्का मारा, वो सर के बल नीचे गिरे और तुरंत उनका मोबाइल उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने लीड भी हमारी तोड़ दी और फिर स्टैंड वगैरह सब कुछ उन्होंने छीन लिया। फिर जो ये काम पुलिस वालों ने किया, ये पुलिस वालों ने किया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो मेरा फोन था तो मेरे फोन पे भी झपट्टा मारा और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कहते हुए, अगर कोई महिला पुलिसकर्मी मेरे साथ में हाथापाई करती तो समझने वाली बात थी। लेकिन वहाँ पर जो पुलिसकर्मी मेल थे उन्होंने हाथापाई की और हाथापाई इतनी बुरी तरह से कि एक महिला के साथ में, और यहाँ तक कि वो माँ बहन की गाली भी दे रखते हैं। हमारे पास में एक क्लिपिंग है जिसमें कि वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा उसमें कैद हुआ है, जिसमें कि जो IO है माँ बहन की गालियों देकर संबोधित करा है आम पब्लिक को। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज चाहे मैं पुलिस प्रशासन की बात करूँ या शासन की बात करूँ या सत्ता पर बैठे हुए जो कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पुलिस का भी सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से आप सोच सकते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद में हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया, गाड़ी आती है वहाँ पर, वो कहता भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सिर्फ छोटी सी कंप्लेंट लिखी कि हाँ भाई यहाँ से इनका मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन मोबाइल वहाँ से चोरी नहीं हुआ था। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को जो पुलिस वाले थे वो
लात घूसों से मारते हुए काफ़ी बुरी तरह से उन्होंने लाठीचार्ज किया, मारा भी लोगों को, जैसे जो हत्थे चढ़ा, क्योंकि उनका सारा जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सारी बंद हो गई थी, क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग चल रही थी पुलिस कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग बंद हुई तो उनके हाथ में जो जैसे लगा उन्होंने उसको वैसे ही पीटा, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। फिर वकील साहब को वो गाड़ी में खींचते लेके गए, वहाँ पर वकील साहब के साथ में काफ़ी हाथापाई भी की, इनका फ़ोन भी छीन लिया, नया का नया फ़ोन था, बैग भी छीना जिसमें कि 5,500 रुपये का अमाउंट भी था, मीडिया का सारा सामान था, जैसे लीड वगैरह, आई कार्ड, हमारे घर की चाबी, स्कूटी की चाबी, तो मतलब बहुत सारा कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ 50-60 हज़ार रुपये का हमारा आपका सामान आपको नहीं दिया अभी तक मिला? उन्होंने हमारा सामान नहीं दिया और हमें घुमाते रहे। हम रात को मेरे ख्याल से 9 बजे हम हॉस्पिटल गए, नियर बाय अम्बेडकर हॉस्पिटल है वहाँ पर, 11 बजे नहीं 9 बजे गए थे हम, उसके बाद में काफ़ी टाइम लगा, तो 11 बजे हमारी MLC हुई थी रात को, भाई साहब भी वहाँ पर साथ थे, इनसे मुलाकात हुई, हम थाने भी चक्कर काटे। मैंने थाने में जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल में थे, अम्बेडकर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई MLC करनी पड़ेगी, तो जो आपका IO नियुक्त हुआ इस केस में आप उसको बुला लीजिए, बिना IO के नहीं करेंगे। तो जो IO नियुक्त किया गया था उसको कम से कम 20-25 कॉल मैंने लगातार किए, वो थाने में ही मौजूद था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और जब हम थाने में पहुँचे तब भी पता चल रहा है कि वहाँ पर वो IO है ही नहीं। तो एक जानकार बैठे थे हमारे, उन्होंने इशारा करके मुझे बताया कि नीलम जी जो IO जिनको आप ढूंढ रहे हो वो खड़े हैं, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन मिलाया, फ़ोन बज रहा है लेकिन तब भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी मैंने ऑन द स्पॉट जाके उनसे बात करी, मैंने कहा सर ये बताइए, मैं इतनी देर से हम इतने परेशान हैं, रात के 12 बज चुके हैं, हम थाने वहाँ से आए अभी हॉस्पिटल से MLC करा के, और आप किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो फिर वो बातों को घुमाने लगे, तो हमने उनको बताया भाई तो बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपका फ़ोन और जो भी सामान है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद में जिस तरह से जो घटना हुई बस में क्या हुआ, आप वकील साहब मेरे साथ में वो बताइए थोड़ा सा, जो मैडम ने बताया फिर उसके बाद में क्या हुआ। देखिए उस दिन जैसा कि हम मतलब जो है, मैं तो वैसे एडवोकेसी करता हूँ, प्रोफेशन से जो एडवोकेट हूँ, तो मैडम को कभी कभार जरूरत पड़ जाती है तो मैं उनको असिस्ट करने के लिए चला जाता हूँ, कभी उनका कैमरा संभाल लेता हूँ। तो उस दिन मैं उनको असिस्ट करने के लिए गया था, और जो मैडम उस दिन जो कवरेज कर रही थी वो कवरेज उनको जो है एब्सोल्यूट राइट था उसमें, चाहे धारा 144 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कैमरा सच बोलता है, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा जो भी रिकॉर्ड करेगा उसको कोई भी देख के जांच कर सकता है, देख सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वालों की मंशा यह थी कि जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है सच्चाई को, वो सच्चाई जो है उसको कोई देख ना सके। हाँ, ये उनका मेन मकसद था। इसीलिए जो मैं शूट कर रहा था और मैडम एंकरिंग कर रही थी उसको जो है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है उस कैमरे को कैप्चर किया, उसको बंद किया उसको जो है, और मुझे बहुत जोर से धक्का दिया। मेरे पीछे जो पिट्ठू बैग था वो लगा हुआ था, और मैं पीछे सर पे गिरा, मेरे सर पे भी चोट आई थी, और मुझे फिर लात घुसे से मारते हुए जो है बस में ले गए, जो बस उन्होंने लेकर आए थे। जो उस बस के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान थे, तो उनमें से एक ने जो है मेरे ज़बरदस्ती इस वाले पॉकेट में से जो है राइट हैंड पॉकेट में से मेरा मोबाइल निकाला। उन्होंने मेरे से नहीं निकलवाया, उन्होंने खुद निकाला, हाथ डाल के खुद हाल के निकाला, और मेरा पर्स भी उन्होंने निकलवा रहा जो दूसरी जिम में था, तो उस में से पर्स उन्होंने निकाला, तो पर्स उन्होंने वापस रखवा दिया। मेरा बैग उन्होंने छीन लिया, मेरे हाथ में स्टैंड था वो छीन लिया, और मुझे वहीं पे रखा काफ़ी देर तक जो बस में। उसके बाद मैडम की किसी महिला ACP थी, उससे बातचीत हुई होगी, और उन्होंने बताया हुआ कि इस तरीके से वो पत्रकार हैं और मतलब हमारे कर्मी हैं, साथ में जो है सहकर्मी हैं, तो उन्होंने मतलब बुला के मुझे बुला लिया बाहर में। लेकिन मेरा सामान, मेरा मोबाइल और जो सामान था वो उन्होंने नहीं दिया। और जो महिला ACP थी उसने हमें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपका सामान कहीं नहीं जाएगा। और हमें भी हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि ये पुलिस के पास है सामान, तो कहाँ जाएगा। पुलिस को चोर तो है नहीं, डकैत नहीं है, मतलब अभी इस घटना को लगभग 1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, और अभी तक जो सामान है वो आपका नहीं मिला। अब तो मना ही कर दिया उन्होंने, कोई ऐसा कोई सामान जो है हमारे पास जमा ही नहीं हुआ। हाँ, तो अभी मामला आपका कोर्ट में है, कहाँ है, क्या स्थिति है? हम लोगों ने तुरंत जैसे ही मैं मतलब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम जैसे ही मैं थोड़ा सा निश्चित हुआ, उसके बाद जो मैं कंप्लेंट देकर आया, उस कंप्लेंट पर मुझे उम्मीद थी कि पुलिस उस कार्रवाई करेगी, लेकिन चोर ही चोर के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा, ये भी समस्या है। बिल्कुल। तो पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने मतलब घुमाते रहे, और बाद में बताया उन्होंने कि कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने टाइम पास किया, और आखिर में उन्होंने ये बोल दिया कि आप तो खुद एडवोकेट हैं, आप कोर्ट से जाके करवा लीजिए। तो अब मतलब जो है कोर्ट में केस डालना है, तैयार का सहारा लेकर के फिर FIR कराएंगे। बिल्कुल। तो मैं तमाम साथियों को यहाँ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ में दिल्ली जैसे महानगर में या अन्य महानगरों में शोषण नहीं होता है, वो शोषण है कहीं भी हो। मानसिकता शोषण करने वाले की क्या है वो डिपेंड करती है। दिल्ली में इन दोनों, एक एडवोकेट हैं, एक पत्रकार हैं, दोनों पति पत्नी हैं। दाम्पत्य के साथ में जिस प्रकार की घटना घटी वो निंदनीय है, और अब वकील साहब आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। तमाम समाज इनके साथ है और पूरी ईमानदारी। समस्या ये नहीं है कि हमारे साथ में घटना घटी, घटना
हमारे साथ घटी है, हम कैपेबल हैं उस घटना का कुछ भी जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर लेंगे कैसे भी कैसे भी जो है, और जो भी चीज़ है पुलिस से भी निपट लेंगे। लेकिन ये समाज के साथ में हो क्या रहा है जी, अगर जो मीडिया है जो कि समाज की खबरों को दिखाने का काम करता है, समाज के दुख दर्द उसके अत्याचार को दुनिया को बताने का काम करता है, अगर उसका ही गला घोट दिया गया, उसकी जुबान बंद कर दी गई, उसकी आंखें बंद कर दी गई, फिर इस समाज पर होने वाले अत्याचारों को समाज के सामने कैसे लाया जाएगा? नहीं, वही बात है ना वकील साहब कि मेन मिस्ट्री मीडिया, प्रिंट मीडिया तो दिखा नहीं रहा, दिखाएगी। लेकिन अगर आप भी सच्चाई दिखाओगे तो आपके साथ पुलिस इस तरीके का व्यवहार करेगी, क्योंकि पुलिस उसी सिस्टम की है जिस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमने समाज से काफ़ी मतलब गुहार लगाई, काफ़ी जो है वीडियो भी दिखाए, समाज की जो संवेदनाएं आनी चाहिए थी उस तरह की समाज की संवेदनाएं नहीं आई हैं। हालांकि हमने किसी से पैसे की मांग नहीं की, लेकिन फिर भी कम से कम लोगों को खड़े रहना चाहिए था। लेकिन एक संवेदनशील समाज से यह मतलब आशा की आती है, अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप से जो है ऐसे सहयोग मतलब अपने आप से करे ताकि उसको मनोबल मिले। और ये ना पहला प्रकरण भी नहीं है कि पहला प्रकरण हुआ है। मैं एक प्रकरण और बताती हूँ, एक नहीं कई प्रकरण है, लेकिन वो प्रकरण बताती हूँ जिसमें मतलब पहले ही 50-60 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान हुआ था। हमने समाज से बोला, वो प्रकरण था जब मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था, सुल्तानपुरी थाने के सामने प्रोटेस्ट हुआ, तो मुझे वहाँ पर साथियों ने बोला जो संगठन के थे कि नीलम जी कवरेज कर लीजिए, तो वहाँ पर भी यही हुआ कि हम कवरेज करने पहुँचे। लेकिन जिस तरह से 144 धारा लगी हुई थी उस समय भी, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था, लोगों को इकट्ठा होने की कोई भी परमिशन नहीं थी, तो वहाँ पर भी जैसे कैमरा चलता रहा तब तक तो पुलिस कंट्रोल में रही, और जैसे ही वहाँ पर हाथापाई हुई हमारे साथ में, हमारा कैमरा छीन लिया गया था, तब भी सेम घटना ये जो आज मतलब अभी घटी थी पिछले महीने नाहरपुर में, सेम घटना सुल्तानपुरी घटी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन के लोग जिन्होंने वो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया था, हमने पूरी कमेटी से बोला कि भाई आप ऐसा कीजिए जो भी हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए फिजिकली तो आप हमारी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो हमारा कैमरा गया, हमारी लीड टूटी, हमारा माइक टूटा है, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 100, 200, 300 रुपये इकट्ठे करके कम से कम इतना तो हमें सहयोग कर दे कि जो सामान हमारा चला गया हम उसको दोबारा से लाकर अपने काम को सुचारू रूप से चालू करें। लेकिन समाज की संवेदनाएं देखिए, समाज आज काम तो चाहता है, लेकिन जब समाज या मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है। मैं उदाहरण दूंगी बहुत सारे कार्यक्रमों का, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो संगठन के आयोजक करता होते हैं, वो मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, वो बेचारे 5-5, 6-6 घंटे खड़े होकर हर कार्यक्रम की कवरेज करते हैं, ईमानदारी से कवरेज करते हैं। क्या वो अपना प्रचार कर रहे हैं? क्या वो अपना प्रचार करें? वो प्रचार करते हैं उन संगठनों का जो कार्यक्रम करते हैं। अब संगठन का भी ये दायित्व बनता है जो कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को बुलाने के लिए कर लेते हैं, उनको खाने के लिए कर लेते हैं, जो मंच पर यहाँ पर वक्ता गणाते हैं उनके लिए कर लेते हैं, तो उनका ये दायित्व भी बनता है जितने भी मीडिया कर्मी हैं जो उनको प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपके कार्यक्रम में 400-500 लोग आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जब मीडिया कर्मी आपकी खबरों को चैनल पर दिखाते तो वो लाखों में लोग देखते हैं और लाखों तक वो खबरें आपकी जाती है। तो ये दायित्व यहाँ पर संगठनों का बनता है, और जो समाज में लोग काम कर रहे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी अपने समाज के, चाहे बहुजन मीडिया में जो काम कर रहे हैं मैं उनकी बात करूँ, संगठन के माध्यम से जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जब भी उनको जरूरत पड़े तो आपको सक्रिय रूप से आर्थिक रूप से उनके साथ में खड़े होना बहुत जरूरी बन जाता है। वरना अगर आप नहीं खड़े होंगे तो फिर वो वही करेंगे, वो पेड न्यूज डालेंगे, इधर की डालेंगे, इधर की डालेंगे, फिर आप उन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, फिर आप उसको बहुजन मीडिया नहीं कह सकते। तो ये दायित्व आपका ही बनता है, वरना आप फिर ये एलिगेशन लगाओगे कि भाई ये तो बिका हुआ, इसकी खबरें दिखाता है, इसकी खबरें दिखाता है। तो वही है, वैचारिक सोच है, वैचारिक सोच है और विचार की लड़ाई है। और इन दोनों लोगों से बात करने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना था कि एक तो जो उनके साथ घटना घटी है वो आप लोगों तक पहुंच सके, और दूसरा ये था कि समाज के जो संगठन हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मीडिया का सपोर्ट करें, अपने पत्रकार का सपोर्ट करें और उनके दुख मुसीबत में खड़े रहें। धन्यवाद।